बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं WNN ट्रेंडिंग। मैं हूं महविश चौधरी। नाज़रीन, 2024 इंतखाबात में मोदी सरकार भारी अक्सरियत के बुलंदोबाग दावों के बावजूद खातर ख्वाह कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। इस शिकस्त ने मोदी के करीबी दोस्त अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के भी मुस्तकबिल के ख्वाब चकना चूर कर दिए हैं। अब एक इत्तेहादी हुकूमत तो मोदी तश्कील दे चुके हैं, मगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर मुखालिफिन के खिलाफ बर्बरियत शुरू कर दी गई है। इन हालात के चलते ऐन मुमकिन है कि अगले इंतखाबात से कबल मोदी सरकार इन रियासतों में जहां उनको शिकस्त हुई उनकी डेमोग्राफी भी तब्दील करने की कोशिश करें। जैसे कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश की गई। इस इकदाम से मोदी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत से अलग कर दिया। इन सब पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नाइला अल्ताफ कियानी साहिबा, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और कश्मीर की जंग हर फोरम पर लड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाइला साहिबा, मोदी सरकार की हालिया इंतखाबात में नाकामी, जो कि हम सबको पता है, क्या मोदी की पॉलिसियों को भारतीय अवाम ने रद्द कर दिया है? बहुत अच्छी आपने बात पूछी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोकसभा के इंतखाबात हमने देखे कि हिंदुस्तान के हो रहे थे, नरेंद्र मोदी का तो शुरू से ही यही है कि जो उनका अपना क्लाउट है वो हिंदुत्व में है। उनका जो सारा वोट बैंक है वो एक इंतहा पसंद हिंदुओं पे मबनी है, और वो शुरू से यही, गुजरात से ही वो अपना यही प्रोग्राम लेके हमेशा चलते रहे हैं। इसके अच्छे रिजल्ट्स भी निकले। 2014 की बनस्बत 2019 में उन्हें महज पाकिस्तान दुश्मनी, इस्लाम दुश्मनी, और 2019 में जो उन्होंने कर भी दिखाया बाद में कि 370 को ख़त्म करेंगे, अपने आइन की दफ़ा को, इन बातों को लेकर इलेक्शन लड़ा था और उसका बहुत अच्छा नतीजा आया था। इस मरतबा भी उन्होंने वही जो चला हुआ तीर था वही चलाने की कोशिश की, और उन्होंने एक 370 का फिगर दिया भी, सिंबॉलिक था। उन्होंने कहा कि 370 सीटें तो हम खुद ले लेंगे, और इसके अलावा जो हमारे हलीफ हैं उनके साथ मिलकर हम अब की बार 400 पार, उनका स्लोगन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका, हमारे लिए खुशकिस्मती और उनके लिए बदकिस्मती। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदुस्तान में भी कोई सैन वॉइसेस हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ है कि जो मोदी सरकार का एजेंडा है वो हिंदुस्तान को असल में एक डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेके जा रहा है। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उन्होंने, देखे, मुख्तलिफ पैंतरे बदले भी। उन्होंने पहले पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं की, और वो 370 को ही लेके चलते रहे, और राम मंदिर को लेके चलते रहे। और जब ये दोनों नाकाम हो गए तो फिर वो पुराने हथकंडों पे आ गए, और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बैशिंग की, और उन्होंने फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ दोबारा बैशिंग की। लेकिन इसके बावजूद उनके रिज़ल्ट्स उनकी हस्ब मंशा नहीं आए। जब हम देखते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वहाँ पे भी जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा की कुछ सीटें शायद आपके इल्म में हो या मेरे तवस्सुत से मालूम हो जाएगा कि 6 सीटें वहाँ पर भी, 2 जम्मू में, 1 और 3 जो हैं वो कश्मीर में थी। मगर वहाँ पे भी हमने देखा कि कश्मीर में उन्हें तमाम तर चीज़ों के बावजूद, डीलिमिटेशन कमीशन बनाने के बावजूद, जोग्राफियाई लिहाज से भी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी उन्हें तोड़ने और नामुमकिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को आपस में जोड़ने के बावजूद कैंडिडेट से मिल नहीं सके बीजेपी को। यहाँ तक कि फिर बीजेपी को कुछ लोगों को, प्रॉक्सीज़ को सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन उनके लिए बहुत हजीमत का मौका था कि जो प्रॉक्सीज़ थी बीजेपी की, वो भी बहुत बुरी तरह इलेक्शंस में हार गई, और वो किसी मुकाबले में ही नहीं आ सकी। तो हर वो शख्स जिस पर ये इल्ज़ाम था या ये शुबा था कि वो बीजेपी का किसी भी तरह सपोर्टर है या उसे बीजेपी की किसी भी तरह सपोर्ट हासिल है, वो नाकाम हुआ है। तो बिल्कुल इससे ये समझ आती है कि हिंदुस्तान की आवाम ने भी इस बात का रियलाइज़, इस बात को कर लिया है कि ये जो इंतहा पसंद उनकी पॉलिसीज़ हैं, ये किसी अच्छी तरफ हिंदुस्तान को नहीं लेके जा रही। नाइला साहिबा, 5 अगस्त की आपने चूँकि बात की 2019 की, जो कि मोदी की जानिब से कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है, लेकिन उसको ख़त्म किया गया, हम सब जानते हैं। तो क्या इस इक़दाम से जो मोदी हुकूमत है वो अपना मकसद हासिल कर सकी है? हस्ब मंशा आप जो पूछ रही हैं वो उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि हिंदुस्तान की शुरू से ही ये कोशिश रही है। आपने देखा कि पहले उन्होंने टाइम गेन करने की कोशिश की, फिर उन्होंने नेहरू साहब के वक्त में इलेक्शंस करवा के ये कहने की कोशिश की कि इलेक्शंस ही प्लेबिसिट का असल में मुतबादिल थे। इसका मतलब है कि लोगों ने हम पे एतमाद किया और हिंदुस्तान के साथ शामिल हो गए हैं। फिर उन्होंने शिमला मुआहदे के ज़रिए कोशिश की कि बायलैटरल मामलात चलाए जाएँ, और एंड पे उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ किए हुए वादे थे वो भी तोड़ लिए। तो हमें अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान की शुरू से ये कोशिश रही है कि मसला कश्मीर इंटरनेशनलाइज ना हो, इसे किसी न किसी तरह डोमेस्टिक मसला बनाए। जबकि पाकिस्तान का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि मीडिएशन हो और लोग शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की जाए। तो हम देखते हैं कि 2019 से पहले शायद इतनी अवेयरनेस कश्मीर के बारे में नहीं थी, मगर ये जो कदम उठाया मोदी हुकूमत ने, इसकी वजह से हर बड़ा अखबार,
हर बड़ी जो हुकूमत है वो इस बारे में बात करती नज़र आती है। आज सिविल सोसाइटीज़ आप देखें तो कश्मीर के बारे में बात करती नज़र आती हैं, और मसला उनकी तवक्को के बरक्स बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज्ड हो गया है। तो ऑब्वियसली ये वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि उनका ख्याल ये था कि थोड़े अरसे में लोग हिम्मत हार जाएंगे, और हम जो एक हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर, दुनिया मानती है इसे, उनका ख्याल ये था कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोग मायूस हो जाएंगे तो हम कुछ तादाद में यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजें हटा लेंगे और उससे एक नॉर्मल सी का तासुर आएगा। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अभी पिछले महीने ही जो ऑफिशियल ख़ुद स्टेटमेंट्स हैं उसके मुताबिक 20,000 मज़ीद लोग भेजे गए हैं जब ये यात्रा अमरनाथ यात्रा के आगाज़ पे। तो इससे पता चलता है कि पिछली लोगों को कम करना तो क्या, वो मज़ीद पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस को भेज रहा है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है, अगर किसी इलाके में हालात अच्छे हों, आपका जो जबरी कब्ज़ा है वो मुस्तहकम हो गया हो, तो आप वहाँ से फ़ौजें निकाल लेते हैं। नायला साहिबा, प्रवीण स्वाने जो कि भारत के जाने माने दफाई तज्ज़ियाकार हैं, हाल ही में उन्होंने अपने तज्ज़िये में कहा है कि भारतीय हुकूमत और उनकी जो फ़ौज है वो कश्मीर में नाकाम हो चुकी है, और ये जितनी भी ये जंग थी 34 साल से जो चली आ रही है, उसका नतीजा ये निकला कि जंग इस मसले का हल जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो अब तो जो हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियां हैं वो भी इस पे बात करने लग गई हैं। तो क्या आप नहीं समझती कि ये मोदी सरकार की एक नाकामी का एक बहुत बड़ा राज है? बहुत अच्छी आपने बात की महविश, बिल्कुल ठीक है। परवीन सानी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनको हम सेन वॉइसेस हिंदुस्तान में समझते हैं। हर सिविल सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो वो बात करते हैं जो मेरिट के करीब तरीन होती है। ज़ाहिर है कि लोगों को अपने मुल्क के जो मफादात होते हैं लोग उसको भी पेश नज़र रखते हैं, बट स्टिल जो लोग ज़मीर रखने वाले होते हैं उन्हें बिल आखिर चीज़ों को तस्लीम करना पड़ता है। तो ये उनमें से एक आवाज़ है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। हमने देखा कि हिंदुस्तान ने कोशिश की कि G20 कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करवाए, नॉर्मलिसी का तासुर देने की कोशिश करे, मगर साथ जो दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारात हैं और बड़े बड़े मैगज़ीन्स हैं उन्होंने वो तस्वीरें भी पब्लिश की जिसमें होर्डिंग्स के पीछे फ़ौजी छुप के खड़े हुए थे। तो लिहाजा हिंदुस्तान ऑब्वियसली अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। और जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया कि अगर किसी भी तरह का हिंदुस्तान को एक फेवरेबल रिएक्शन मिलता कश्मीर में से, तो अभी इलेक्शन में उनकी कोई सीट आती, या कम से कम उनके जो हामी लोग थे उनकी कोई वोटिंग परसेंटेज बढ़ती। अच्छा, पिछले दिनों हमारे ही प्रोग्राम में भारतीय तज्ज़ियाकार करण वर्मा साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि कश्मीर तरक्की कर रहा है और कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। अब जब हम देखते हैं कि जो गैर कश्मीरी हैं जिन्हें वहाँ पे ज़बरदस्ती लाया जा रहा है या एक सोची समझी साजिश के बिना पे लाया जा रहा है, वो अगर वहाँ कश्मीर में आके बिजनेसेस करेंगे तो क्या बाकी कश्मीरियों के बिजनेस जो है वो मुतासिर नहीं हो रहे इससे? कश्मीरी और पाकिस्तान हमारा वकील है और वो हमेशा से हमारा एक स्टेक होल्डर है। ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा में जब केस है तो उसकी एक पार्टी पाकिस्तान है, एक पार्टी हिंदुस्तान है और एक पार्टी ख़ुद कश्मीरी है। तो पाकिस्तान का ये पूरा हक होता है कि वो किसी भी बारे में बात करेगा। हमेशा से पाकिस्तान और कश्मीर दोनों का ख्याल ये है कि हिंदुस्तान की पूरी दिलचस्पी कश्मीर की ज़मीन और वसाइल में है, कश्मीरियों में उनकी दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए जो उन्होंने जो कुछ अटेन किया है वो उससे बिल्कुल ऐसा ही है। और वसाइल पे उन्हें पानी भी चाहिए, रिसोर्सेज जो हैं वो सब चाहिए, उन्हें वहाँ की सियाहत भी चाहिए, लेकिन उन्हें कश्मीरी वहाँ नहीं चाहिए। आप देखें कि यही तो हम हमेशा से कहते रहे हैं कि आप अगर वहाँ पर लाकर बाहर से इंडस्ट्रीज़ बना भी लेते हैं, ज़ाहिर है एक लोकल इन्वेस्टर अडानी का मुकाबला तो नहीं कर सकेगा, लेकिन इससे आपके वसाइल में तो शायद इजाफा हो जाए, आपके रेवेन्यूज़ में तो इजाफा हो जाएगा। कश्मीर को क्या मिलेगा या कश्मीरी को क्या मिलेगा? वो छोटा सनतकार जो मुकाबला करना चाहता है, जो अपने लोकल रिसोर्सेज पे 2019 से पहले उसी का हक था, वो वहाँ से कुछ ना कुछ कमा रहा था, वो आपने बेरोज़गार कर दिया है। इसी तरह जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी अब तमाम जो 100% माइनिंग राइट्स हैं वो गैर रियासती अफराद को मिल गए हैं। तो लोगों की तो आपने लाइवलीहुड ख़त्म कर दी। आप बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं, जो लैंड लॉज की आप बात करी थी कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल की जो ऑर्डर 3 था उसके तहत सेंटर से जो तमाम लॉज हैं उनकी इन्फोर्समेंट जो है वैली में हो सकती है। अब तो उसका जो 3rd लॉ है उसके मुताबिक आपने बाहर से लोगों को आबाद करने और ज़मीनें उनको देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको गैर एग्रीकल्चर कामकाज के लिए नहीं देंगे, मगर ये सिर्फ ज़ुबानी कलामी बात है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर देखा कि बड़वाल एक विलेज है जहाँ पर
ख़ुद आज़ाद जो मकबूजा कश्मीर ही का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है SIDCO, उसके हवाले किया गया एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक चंक। तो आपने एक एग्रीकल्चरल लैंड को हवाले कर दिया इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ़ौजी छावनियाँ, कंटोनमेंट्स नए नए बनते जा रहे हैं और स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट्स आर्मी की हैं, 10 लाख लोग तो आपने वहाँ पहले ही बाहर से बिठाए हुए हैं, तो उनके लिए आप दिन ब दिन चीज़ें बनाते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपके तमाम दावे झूठे हैं। अगर हम यहाँ पर डल लेक में, नगीन लेक में या रिवर झेलम में जो शिकारे और हाउस बोट की एक सनत थी बहुत पुरानी, जो कश्मीर का एक स्पेशलिटी थी। लोग बाहर के मुल्कों से आया करते थे, शहजादे शहजादियाँ भी, डिग्नेटरीज़ भी, और आके वहाँ पे रहा करते थे। अब सिचुएशन ये है कि आप उनकी लीज़ जो है उसको रिन्यू नहीं करते। 16 डिपार्टमेंट्स हैं जिससे इजाज़त लेने के बाद आपको शिकारे की मुरम्मत करने की इजाज़त मिलती है। तो इसका ज़ाहिर है मतलब ये है कि आप लोगों की लाइवलीहुड को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने पिछले साल देखा कि कई शिकारे जो हैं वो डूब गए इस वजह से कि क्योंकि आपने उनको मरम्मत करने की इजाज़त नहीं दी, आपने टिम्बर मुहैया नहीं किया, बहाने आपने जो भी बनाए, लाइसेंसेस की कमी और फलां। तो लोकल लोगों को तो आप कुछ भी नहीं दे रहे। आप अपने जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनको लाकर वहाँ पे बसा रहे हैं। आप होटल्स की भी लीज आगे नहीं बढ़ा रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोकल लोगों को पीछे करते जा रहे हैं। आखिर में मकबूजा कश्मीर की आवाम और ख़ास कर अगर हम वहाँ के नौजवानों की बात करते तो उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? मकबूजा कश्मीर के नौजवान, ख़वातीन और बच्चे बहुत ब्रेवरी से, बहुत बहादुरी से पिछले बहुत सारे सालों से हिंदुस्तान की बर्बरियत और जुल्म बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब तो उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई है। और सबसे बड़ा तो यही एक इंसान पे जुल्म हो सकता है कि उसे अपने ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम पर बोलने की इजाज़त भी नहीं दी जाए। जो हमारे कायदीन कैद हैं उनको तो जेलों में दवाइयाँ तक नहीं पहुँचाई जा रही, जो उनका हुकूक हैं, कैदियों के भी हुकूक होते हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ हमारी तरफ से कि हम उनको भूले नहीं हैं। वो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं, भूलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़मीनी हक़ाइक़ किसी भी वक्त बदलते हैं। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। अपना मकसद, और जबकि वो सही मकसद हो, उस पर कायम रहना, रेजिलियंस दिखाना, एंड्योरेंस दिखाना, यही महकूम कौम के पास सबसे बड़ी एक जो उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है वो यही है। हम मकबूजा कश्मीर में वही हालात देखते हैं जो मकबूजा फ़लस्तीन में हैं, और हम उन लोगों की रेजिलियंस से हमें भी ये सबक उठाना चाहिए कि हम अपने जस्ट कॉज से इस वजह से पीछे नहीं हो सकते कि आज हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को अपने वादे पूरे करने होंगे, अक़वाम आलम को अपने वादे पूरे करने होंगे। मैं नहीं तो मेरी कोई आने वाली जनरेशन इस्तिस्वाब राय में अपना वोट डालेगी। इंशाअल्लाह पूरा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। बहुत शुक्रिया नाइला साहबा, वक्त दिया आपने। इंतहाई अहम मुद्दा जिस पे गुफ्तगू हुई, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।